हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर पिछले वीडियो में हम क्या किए थे? पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस की दूसरी यूनिट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर फिनिश कर ली थी। तो सर आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने May 26 की आरटीपी का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपने यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपने May 26 की आरटीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस चीज का? आरटीपी May 26 का। May 26 की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, अब अपन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बात्रा। ठीक है, मिस्टर बात्रा की बुक्स में क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। अभी अपने को जनरल एंट्री पास करना है, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपन जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है सर, जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं May 26 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में? अपने को जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, क्या करना है अपने को जनरल एंट्रीज पास करनी है। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ बात्रा जी की बुक्स में। बात्रा जी की बुक्स में अपने को क्या करनी है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, अब अपन अपने जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है सर, बना लेते हैं। कितने कॉलम बनाएंगे हम बनाएंगे 5 कॉलम। कितने कॉलम्स बनाएंगे हम बनाएंगे 5 कॉलम्स। जल्दी जल्दी बनाओ, 5 कॉलम्स बनाओ। 5 कॉलम्स की एक टेबल बनाओ। ठीक है सर, ये हमारे कॉलम्स बन गए। ओके सर, अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे कॉलम्स का नामकरण करेंगे। ठीक है सर, नामकरण कर दीजिए। सबसे पहला कॉलम कौन सा है? सबसे पहला कॉलम है डेट। यस सर। दूसरा कॉलम क्या है? दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स। ओके सर। फिर तीसरा कॉलम क्या है? तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो। ओके सर। फोर्थ कॉलम क्या है? फोर्थ कॉलम है डेबिट। फिफ्थ कॉलम क्या है? फिफ्थ कॉलम है क्रेडिट। या अब अपन क्या करते हैं? अब अपन सारे ट्रांजेक्शन्स को रीड करते हैं। ठीक है, हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है? एम्प्लॉइज हैड टेकन स्टॉक वर्थ 25,000, कॉस्ट प्राइस कितना? 22,500 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ। ये ट्रांजेक्शन देखा सा लग रहा है। ऐसा क्या सर? ये ट्रांजेक्शन देखा सा लग रहा है। किसी क्वेश्चन में तो हमने इस ट्रांजेक्शन को देखा था। यस सर, किसी क्वेश्चन में तो हमने इस ट्रांजेक्शन को देखा था। इसे हम देखे थे अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे। तो अभी सर ये ट्रांजेक्शन देखा सा लग रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाते हैं? यस बेटा, अपन डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाते हैं, इससे अच्छा तो कुछ नहीं। ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या जनरल एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके सर। सर क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे अपन परचेस अकाउंट को। किसको क्रेडिट करेंगे अपन? परचेस अकाउंट को। ठीक है सर, कितने अमाउंट से करेंगे सर? 22,500 से करेंगे। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है सर, टेकन बाई एम्प्लॉइज। ठीक है, एडजस्टेड फ्रॉम देयर सैलरी। ओके सर, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। सर एक रिक्वेस्ट थी सर एक रिक्वेस्ट थी। क्या रिक्वेस्ट है बताओ सर? थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा कि देखा सा ट्रांजैक्शन है। सर देखा सा ट्रांजैक्शन है, पर एक बार कर दीजिए ना एक्सप्लेन, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्प्लॉइज ने क्या किया? गुड्स लिया है। कहां से गुड्स लिया है? कंपनी के गुड्स लिए गए।
उन गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? मार्केट वैल्यू थी 25,000। ओके सर, मार्केट वैल्यू थी 25,000, मगर कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 22,500। ठीक है, मतलब कंपनी ने जो गुड्स परचेस किए किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसमें से कुछ गुड्स को एम्प्लॉइज ले गए, अपने घर ले गए ऑन द इवनिंग ऑफ दीपावली। मतलब क्या? जो अमाउंट परचेस अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्या उस अकाउंट को हम सैलरी अकाउंट में डालेंगे क्या? यस सर, डालना तो बनता है, क्योंकि एम्प्लॉइज अपने घर ले गए और हम जितने वैल्यू का गुड्स लेके गए उससे हम सैलरी से एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरे तरीके से समझो, परचेस किया किस चीज के लिए? सेल करने के लिए। ठीक है, सैलरी अपन क्यों देते हैं? बिजनेस करने के लिए। मतलब क्या, बात को समझो, परचेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्ट गुड्स से रिलेटेड हो। ठीक है, डायरेक्ट गुड्स को परचेस करके सेल करने से रिलेटेड हो। मगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स पे एलोकेट तो होते हैं मगर डायरेक्ट गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना, यस सर, ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या पता वो एम्प्लॉय अकाउंटेंट हो, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हो, तो क्या वो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड है? नहीं है ना सर, डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। हम बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं उसको, बिजनेस करने के लिए इनकर कर रहे हैं उस एक्सपेंस को हम। तो डोंट यू थिंक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए? यस सर, पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। और परचेस हमारा कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो क्या इसको हमें रिक्लास करना पड़ेगा? यस सर, रिक्लास करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट करके परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। दूसरे तरीके से समझो, हम गुड्स परचेस किए थे सेल करने के लिए, मगर एम्प्लॉइज लेकर चले गए और हम उतनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट का गुड्स एम्प्लॉय लेकर चले गए उतनी कॉस्ट हम एम्प्लॉय से वसूल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सैलरी एडजस्ट करके कर रहे हैं। मतलब हमने एम्प्लॉय को क्या कर दी? सैलरी दे दी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सर? अपन सैलरी अकाउंट डेबिट करके परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सर किस अमाउंट से करेंगे? मार्केट वैल्यू या कॉस्ट? तुम खुद सोच के बताओ। यदि कोई तुम्हारा एम्प्लॉई तुम्हारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो क्या तुम उससे प्रॉफिट वसूलोगे? इतनी इंसानियत तो तुम दिखाओगे ना, उसको तुम कॉस्ट भी दे दोगे। ठीक है भाई, मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, मैं एम्प्लॉय से प्रॉफिट नहीं लूंगा। ठीक है, तो अपन 22,500 से इसको डेबिट करेंगे। वही एंट्री, सेम एंट्री हमने यहाँ पास की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बाई 22,500। अभी अपन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू मनिक कॉस्टिंग 20,000 एट 25% एबव कॉस्ट। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मानिक डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट। बात को समझो, पहले ट्रांजेक्शन समझो। ट्रांजेक्शन अच्छा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन अच्छा है। इस ट्रांजेक्शन में अपन क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है सर, अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे अपन? वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, जिसमें हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन? वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है सर, सबसे पहले तो बताओ गुड्स की, ले लो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं अपन, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके सर, यस सर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले बताओ कि गुड्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है? गुड्स की कॉस्ट दी हुई है कॉस्टिंग 20,000, राइट। गुड्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 20,000। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, ऑफ गुड्स कितना है बेटा? 20,000। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे अपन क्या? प्रॉफिट। ऐड करो क्या? प्रॉफिट कितना? एट 25%, राइट, एट 25%। यस सर, एट 25%। तो निकालो 20,000 का 25%, 20,000 का 25% कितना हुआ? 5,000 रुपीज़। यस सर, 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा लिस्ट प्राइस कितना हुआ? मेरा लिस्ट प्राइस कितना हुआ? लिस्ट प्राइस हुआ मेरा 25,000। अभी इसमें हम क्या करेंगे? इससे हम माइनस करेंगे क्या? अपना ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 25,000 का 10% कितना हुआ? 2,500। ठीक है सर, 2,500। तो क्या मेरी वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी हो गई? ठीक है, वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी हो गई? बोले तो टैक्सेबल वैल्यू।
कितनी हो गई 25,000 माइनस 2500 कितनी 22,500, ठीक है सर 22,500 हो गई। अभी इसमें ऐड करो क्या CGST कितने से 6% से, SGST कितने से 6% से, 6% ही है ना, यस सर CGST SGST 6%, ठीक है 22,500 का 6% 1350 1350 1350, तो मेरी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST 1350 प्लस 1350 प्लस 22,500 कितना हुआ 25,200 25,200, ये भी तुम्हारी इनवॉइस वैल्यू हुई है बट ये एक्सक्लूडिंग GST है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है सर इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST। सर इसमें तो कैश डिस्काउंट भी है, हाँ कैश डिस्काउंट है ना, बट मानिक कैश डिस्काउंट अवेल कर रहा है क्या, मानिक कैश डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा है, मतलब क्या बत्रा ने मानिक को एक ऑफर दिया कि भाई तू कितना 25,000 की वैल्यू वाला 25,000 की वैल्यू वाला गुड्स ले जा, मैं तेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब मैं 22,500 में तेरे को दे दूंगा 25,000 का गुड्स। मानिक बोला ओके मैं ले जाता हूँ, लेकिन बात्रा ने बोला भाई मानिक पेमेंट में डिफॉल्ट ना कर दे, लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा और एडिशनल डिस्काउंट का ऑफर देता हूँ और उससे पैसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो बात्रा ने क्या किया, मानिक को बोला कि भाई रुक मैं तेरे को एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूँ 5% का, ठीक है 10% तो ठीक है 10% तो मैं तेरे को दे ही रहा हूँ ताकि तू ये गुड्स लेके चला जा, पर मैं 5% तेरे को और दे रहा हूँ, किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ 5% मैं तेरे को और दे रहा हूँ, किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ, ताकि तू पेमेंट अभी के अभी कर जा, तू पेमेंट यदि अभी के अभी देता है तो मैं तेरे को 5% और दे दूंगा। लेकिन मानिक भाई के पास पैसे नहीं थे, तो मानिक भाई ने बोला कि बात्रा भाई आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है पर अभी मजबूरी ऐसी है कि मैं अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपको पेमेंट करूंगा बट नॉट नाउ आफ्टर सम टाइम, तो राइट नाउ मैं आपसे क्रेडिट में सामान खरीद रहा हूँ, अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ उधारी में माल खरीद रहा हूँ, ठीक है। बात्रा भाई बोले ठीक है भाई तेरा घाटा, मैं तेरे को एडिशनल डिस्काउंट दे रहा था, तेरे को नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ मानिक को कैश डिस्काउंट तो ऑफर किया गया था, लेकिन मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल ही नहीं किया। जब मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल ही नहीं किया तो उसका कैलकुलेशन करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं ना, है क्या कोई फायदा नहीं सर, कोई फायदा नहीं। तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट अपनी जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे कि डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब मानिक अकाउंट डेबिट बाई 25,200 टू सेल्स अकाउंट बाई 22,500 टू GST अकाउंट कितना 1350 बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री थी, बस उसमें इतनी सारी चीजें देके उसने तुमको कंफ्यूज किए, ठीक है सर। सिंपल सी जनरल एंट्री बना देते हैं अपन, क्या नाम है मानिक अकाउंट, ठीक है डेबिट करेंगे, ठीक है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है सर टू CGST अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है सर कर दो जो करना है सब कर दो सर, सब एक्सेप्टेड है, आप जो भी कराओगे सही ही कराओगे, हाँ बेटा हम जो कराएंगे सही कराएंगे, गलत क्यों कराएंगे। कितना 25,200 से हम क्या करेंगे मानिक अकाउंट डेबिट करेंगे 25,200 से, ठीक है सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 22,500 से, ठीक है फिर CGST अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 1350, SGST क्रेडिट करेंगे 1350 नरेशन बीइंग क्या गुड्स, ठीक है क्या सोल्ड टू मानिक कैसे ऑन क्रेडिट, ठीक है इसके लिए रेफर करो क्या वर्किंग नोट नंबर 1। इसके अलावा अपन एक और नोट लगाएंगे, एक नोट अपन और लगाएंगे नीचे, ठीक है सर लगा दीजिए नोट, क्या लगाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 कि सिंस मानिक हैज नॉट अवेल्ड the cash discount, okay, bank account will
नॉट बी डेबिटेड। ओके सर, यस सर, ये हमने मार दिया एक नोट। अभी अपन देखते हैं क्या हमारा हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। टेबल बढ़ा लो सर, रोज रोज का आपका आ जाता है, एक साथ ही पूरी टेबल ड्रॉ किया करो ना। नहीं हो पाता बेटा, एक साथ पूरी टेबल ड्रॉ नहीं कर पाते हम। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अब रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं अपना थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 6000, ओके, सेल प्राइस 8000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल। गुड्स कॉस्टिंग 6000, सेल प्राइस एज 8000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल। सर ये ट्रांजेक्शन भी देखा देखा सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। मारो फटाक से, फिर एंट्री मारो, जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री बनाओगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिट टू क्या परचेस अकाउंट, मतलब बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट, एज फ्री सिंपल्स। ओके सर, क्या 6000 फ्री में बांट दिया। जो गुड्स मैंने परचेस किया था किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उससे मैं फ्री में बांट दिया। फ्री में क्यों बांटा? ताकि मेरे गुड्स का प्रमोशन हो, राइट। इसलिए हमने एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करके क्या किया है, परचेस अकाउंट क्रेडिट किया है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करेंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। समझो, पहली बात तो क्या है, इसमें यहाँ पे दो जनरल एंट्री पास होंगी, ठीक है, दिखाते हैं, सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या है, कमीशन रिसीव किए हो तो क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, किसको, टू कमीशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से, 10,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, राइट, बीइंग व्हाट, बीइंग कमीशन, ठीक है, रिसीव्ड। ओके सर, मारा, ये सर मारा, एक एंट्री मार दी। सर अब दूसरी एंट्री क्या मारेंगे? बेटा ये जो तुमने कमीशन रिसीव की है, ये जो तुमने कमीशन रिसीव की है, इसमें से 5,000 रिलेट्स टू करेंट ईयर, 5,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 5,000 की कमीशन आपको एडवांस में मिल गई। यस सर, अब किसी और का पैसा आपके पास एडवांस में रखा हुआ है तो वो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा सर। किसी और का पैसा है मेरे पास रखा है, किसी और का पैसा है मेरे पास रखा है, या तो मैं कल को मैं क्या करूंगा, ये पैसे उसको लौटाऊंगा, या फिर मैं कोई गुड्स दूंगा, या मैं कोई सर्विस दूंगा। आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। तो आज के डेट पे क्या है, एडवांस में रखा हुआ है ना, लायबिलिटी है ना। किसी और का पैसा अपने पास लेकर रख रखे हो, आज की डेट पे क्या है, एडवांस है वो, तो एडवांस है मतलब लायबिलिटी है। तो अपन क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, सेकेंड जनरल एंट्री हमारी होगी, कमीशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ओके बेटा, क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्या, टू कमीशन, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना, 5,000। नरेशन बीइंग कमीशन, ओके सर, बीइंग कमीशन, आगे लिखो, रिसीव्ड इन एडवांस, क्या हुआ, एडजस्टेड। ओके सर, ठीक है सर। अभी बात को समझना, ठीक है। कमीशन तुम रिसीव कर रहे हो मतलब ये तुम्हारी इनकम है, और जब आपको इनकम एडवांस में मिलती है तो उसको अपन लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और टर्म यूज करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन वही यदि तुम कमीशन पे कर रहे होते तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो जाती, ठीक है, एक्सपेंस हो जाती, और तुमने एडवांस में पे कर दिया, मतलब तुम्हारा पैसा किसी और के पास रखा हुआ है तो तुम्हारे लिए असेट हो जाता, और हम टर्म यूज करते प्रीपेड कमीशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के ट्रांजेक्शंस देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमारी वही पुरानी बीमारी,
टेबल बड़ी करने की। बेटा ये बीमारी कहीं नहीं जाएगी, ये बीमारी हमेशा रहेगी, इसके साथ रहने की आदत डाल लो। बस बस हो गया, ज़्यादा नहीं, बस बस 2 लाइन और, 2 लाइन और। ये एक लाइन हुआ, ये हुआ हमारा दूसरा लाइन। अब हम अपन देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। 5th ट्रांजैक्शन है हमारा क्या, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। कहाँ से, फ्रॉम स्वयं इंडस्ट्रीज, फ्रॉम स्वयं इंडस्ट्रीज, अच्छा नाम है यार। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम स्वयं इंडस्ट्रीज, कितने की, 4 लाख की। CGST कितना, 4%, SGST कितना, 4%, ठीक है। इसमें से 1 लाख रुपए क्या कर दिया हमने, बाई चेक दे दिया, बाकी बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है सर। मतलब क्या, मतलब 4 लाख की मैंने मशीन खरीदी, लगा दो उसमें कितना, 12%, सॉरी नॉट 12%, 8% GST। सपोज यहाँ पे आ रहा तुम्हारा 4 लाख का 8% कितना हुआ, 4 लाख का 8% इज 4,32,000, सॉरी 32,000, 4,32,000। इसमें से क्या हुआ, बैंक में मिल गया कितना और क्रेडिट कितना है, ठीक है। बैंक में मिल गया 1 लाख, ठीक है, 3,32,000 मिलेगा बाद में। चलो इसकी एंट्री बनाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पहले क्या, मशीनरी आएगा तुम्हारे पास, राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से, 4 लाख से परचेस कर रहे हो बेटा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना, 4% ईच, तो 4 लाख का 4% कितना हुआ, 16,000, जिसमें से क्या हुआ, बैंक से कितना दे दिया, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। टोटल कितना बचा, करो बैलेंसिंग फिगर, टू स्वयं इंडस्ट्रीज, करो 4 लाख प्लस 16,000 माइनस 1 लाख, 3,32,000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ओके, 1 लाख पेड, ओके, बैलेंस क्रेडिट, ओके सर, बैलेंस क्रेडिट। तो बेटा ये था हमारे आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। इसको हमने देखा, पढ़ा, समझा और सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, अपने चैप्टर्स का सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट लगेगा बस। विथिन 20-25 मिनट्स में क्या करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को किस यूनिट के, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है सर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम, सर डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, और ये दोनों एस्पेक्ट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यस सर, दोनों एस्पेक्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये मतलब क्या, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक अकाउंट होगा डेबिट, एक अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका हमने 2 एग्जांपल देखा था। एक एग्जांपल देखा था कि ए ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, विद द कैश ऑफ 10 लाख रुपीज। दोनों एस्पेक्ट क्या हुआ, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है, कैश, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल। उसके बाद हमने क्या किया, अपना दूसरा एग्जांपल देखा था, जो कि क्या था कि फर्नीचर परचेस किया कितने का, 5 लाख रुपीस का। फर्नीचर परचेस किया 5 लाख रुपए का। 2 एस्पेक्ट क्या, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसकी एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक है, अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप, अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश, proud stand for profit and loss can be uncertain, farmer stand for financial position can be uncertain, sales stand for systematic record of accounts are kept in detail and necessary, crops stand for result of one year can be compared with the result of another year, ठीक है।
सर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हम पढ़े कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स क्या होता है बेटा, अकाउंट्स होता है कि किसी भी चीज का हिसाब किताब एक जगह पर रखना, इस नोन एज अकाउंट। अब वो चीज तुम्हारी कोई पर्सन भी हो सकता है, वो चीज तुम्हारी कोई असेट भी हो सकती है, वो चीज तुम्हारी कोई इनकम भी हो सकती है, वो चीज तुम्हारी कोई एक्सपेंस भी होती है। मतलब क्या पर्सन, असेट, इनकम, एक्सपेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स का हिसाब किताब एक जगह पे रखना इज नोन एज द अकाउंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट, इनकम और एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं, टी फॉर्म में बनाते हैं। टी फॉर्म में बनाते हैं, अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में देखोगे तो देयर आर 3 कॉलम्स इन डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में क्या, देयर आर 3 कॉलम्स इन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर, इसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की 2 अप्रोचेस है, एक है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक है तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल। असेट क्या होता है, कंपनी का रिसोर्स जिसको कंपनी यूज करेगी, जिसको कंपनी कंट्रोल कर दी है, किस चीज के लिए, फॉर जनरेटिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जांपल कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा क्या, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या, व्हाट बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, व्हाट बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, मतलब बाहर वालों को कितना उधारी देना बाकी है, कितना उधारी है, कितना और उनको पैसे देना बाकी है। एग्जांपल हो गया क्या तुम्हारा, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑनर का बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। ठीक है, ऑनर का बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इज नोन एज द कैपिटल। कैपिटल तुम्हारी क्या होगी, बढ़ेगी भी घटेगी भी ड्यूरिंग अ पीरियड। बढ़ेगी कैसे, जब ऑनर और पैसा लगाएगा, घटेगी कैसे, जब ऑनर पैसा विड्रॉ करेगा। एक और रीजन था, यदि बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, यदि बिजनेस लॉस इनकर कर रहा है तो कैपिटल घटेगी। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, सब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन होता है, इनकम एक्सपेंस को नेट करके। मतलब कैपिटल के अंदर 2 और अकाउंट आ सकते हैं, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। इनकम क्या होता है, इनकम होता है कि बिजनेस एक्टिविटी करके तुम क्या अर्न कर रहे हो, लेकिन एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए तुम क्या स्पेंड कर रहे हो। ठीक है सर, ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब अपन देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। ये फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तुम्हारा नेचुरल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट क्या होता है, जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जैसे क्या राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मानव अकाउंट, प्रतीक अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या, पहली बात तो ये समझो, एज पर लॉ ऑनर और ऑनर का बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। मतलब क्या जो एंटिटीज है, जो बिजनेस है वो तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो भी अकाउंट्स किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट्स बोलते हैं। एग्जांपल PQR लिमिटेड अकाउंट, ABC लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, ओके, टाटा मोटर्स अकाउंट। ये तुम्हारे क्या हो गए, तुम्हारे आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए, ये तुम्हारे आर्टिफिशियल अकाउंट्स हो गए। उसके बाद आता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये अकाउंट किसी पर्सन के नेम पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे नहीं होता, पर ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस ले रखा है। अब आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट बेटा वो अकाउंट्स होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स तुम्हारे वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते। इम्पर्सनल अकाउंट के फर्दर 2 कैटेगरीज होती है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कंपनी के असेट से रिलेटेड है, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कार अकाउंट, ये तुम्हारा हो गया क्या, रियल अकाउंट। उसके अलावा क्या, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस से रिलेटेड हो, जैसे सैलरी अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। उसके अलावा क्या, रेंट अकाउंट, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्या, इसके बाद हम पढ़े थे क्या, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो किसी भी ट्रांजैक्शन को के डुअल एस्पेक्ट को एनालाइज करने के लिए देयर आर 2 अप्रोच, एक है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है, पहली बात तो समझो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का एक साइड होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल, दूसरा साइड होता है असेट। वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज प्लस वैल्यू ऑफ कैपिटल इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट। ठीक है, असेट क्या है, व्हाट बिजनेस ओन्स, और लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है, व्हाट बिजनेस ओज। ठीक है सर, अभी सर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से यदि इस इक्वेशन के एक साइड में कुछ इंपैक्ट आता है तो सेम इंपैक्ट इक्वेशन के अदर साइड पे भी आएगा, या फिर सेम साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट आएगा। इसका हमने एक एग्जांपल किया था और बहुत अच्छे से अपन ने इस बात को समझा था। ठीक है सर, इस बात को बहुत अच्छे से समझे थे।
आगे बढ़ते हैं, आगे रूल्स। रूल्स क्या कहते हैं कि यदि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उस एसेट को डेबिट करेंगे, यदि एसेट की वैल्यू घट रही है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है, लायबिलिटीज डेबिट करेंगे। इनकम बढ़ रही है, इनकम क्रेडिट, इनकम घट रही है, इनकम डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस घट रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट। कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल घट रहा है, कैपिटल डेबिट। ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, बाद में कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, फिलहाल तो डेबिट करेंगे। और क्रेडिट, और यदि घट रहा है तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हम क्या किए थे, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और उनकी जनरल एंट्रीज बनाए थे यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। उसके अलावा हम क्या किए थे, हम कुछ और एग्जांपल किए थे जिसमें हम क्या कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है सर। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे करोगे, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इनको अपन कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यदि पर्सनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि रियल अकाउंट है तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि नॉमिनल अकाउंट है तो तुम्हारा क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। फिर हम क्या किए थे, फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व किए थे जिसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करके जनरल एंट्री बनाए थे। फिर उसके बाद हम पढ़े थे क्या, उसके बाद हम अपने पैरेलली हम अपने स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे थे। इन सब के बाद हम क्या पढ़े थे, इन सब के बाद हम पढ़े थे कि जनरल क्या होता है। बेटा जनरल क्या होता है, जनरल एक बुक होती है जिसमें अपन क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनरल को अपन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, किधर रिकॉर्ड करने की, जर्नल में। इसको अपन क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग द एंट्री। ठीक है सर। जनरल को अपन सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। जनरल दो तरह की होती है, एक होती है जनरल जर्नल, एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। एक होती है जनरल जर्नल, एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। सर स्पेशलाइज्ड जर्नल क्या होता है, सर स्पेशलाइज्ड जर्नल में हम सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्या, क्रेडिट सेल्स तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। क्रेडिट परचेस बुक में। कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में। और जनरल क्या होता है, इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो स्पेशलाइज्ड जनरल में रिकॉर्ड नहीं हुए, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है। अभी जनरल एंट्रीज तुम्हारी सिंगल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंगल मतलब क्या, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कंपाउंड मतलब क्या, डेबिट तो एक अकाउंट हुआ मगर क्रेडिट एक से ज्यादा अकाउंट हुआ, या फिर क्रेडिट तो एक अकाउंट हुआ मगर डेबिट एक से ज्यादा अकाउंट हो गए, या कि फिर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो गए, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो गए। ठीक है। अभी सर कंपाउंड एंट्री को अपन कंपोजिट एंट्री भी कहते हैं। इसके बाद बेटा हम क्या किए थे, इसके बाद हम जनरल का फॉर्मेट देखे थे। टोटल 5 कॉलम्स हैं, डेट, ट्रांजैक्शन, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्या है, किस दिन ट्रांजैक्शन इनकर हुआ, किस दिन ट्रांजैक्शन एंटर हुआ। दूसरा क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। लेजर फोलियो क्या है, लेजर बुक में ये अकाउंट किस पेज में ओपन है। डेबिट क्या है, कितना अमाउंट डेबिट करना है। क्रेडिट क्या है, कितना अमाउंट क्रेडिट करना है। अभी आप जनरल में क्या करोगे, जनरल बुक में आप जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे, तो पेज के एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट कॉलम का। इस टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट पेज के बिगिनिंग में हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम, पिछले पेज का जो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो आगे ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है सर। इसके बाद हम क्या किए थे सर, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। इस एग्जाम्पल में हम बहुत अच्छे से जनरल एंट्रीज को सीखे थे कि जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद एक और छोटी सी बात थी कि जो हमारा परचेज एंड सेल अकाउंट है, कहीं कहीं पे इसको रियल अकाउंट माना है, कहीं कहीं पे इसको नॉमिनल अकाउंट माना है। रियल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये फ्लो ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम्हारा इन्वेंट्री क्या होता है, असेट होता है, और असेट से रिलेटेड अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो इनकम एक्सपेंस गेन लॉस से रिलेटेड है। मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट तुम्हारे टेम्परेरी अकाउंट है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और परचेज एंड सेल्स अकाउंट का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस कारण से इसको नॉमिनल अकाउंट माना गया है। भाई कुछ भी मानो, परचेस का बैलेंस डेबिट होगा, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन हम जो भी मानेंगे उसको लिखेंगे और नीचे नोट लगा के आएंगे कि इसको ये भी मान सकते हैं। मतलब यदि हम रियल अकाउंट मान रहे हैं तो रियल अकाउंट लिखेंगे, नीचे नोट में लिखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट भी मान सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट मान रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे और नोट में नोट लगा के आएंगे नीचे क्या, कि हम रियल अकाउंट भी मान सकते हैं। उसके बाद क्या समझना बात को, जब सेम नेचर के ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हों, ठीक है, तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में एक ट्रांजैक्शन था कि हम रेंट पे करें, सैलरी पे करें सेम डेट पे, तो अलग अलग जनरल एंट्री पास करने से अच्छा एक कंपाउंड एंट्री पास कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। इसके बाद हम क्या किए थे, इसके बाद हम सीखे थे
कि जनरल का एडवांटेज क्या होता है। जनरल का एडवांटेज होता है बेटा क्रैब बी। क्रैब स्टैंड फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब समय के साथ साथ तुम्हें क्या होगा, तुम्हें बिजनेस ट्रांजेक्शंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दूसरा क्या, आर से क्या होगा, रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर। जब तुम्हारा काम सिस्टमैटिक होगा तो एरर के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। ए क्या, ए स्टैंड्स फॉर अ नरेशन, मतलब हर जनरल एंट्री का एक नरेशन होता है जो क्या करता है, जो ट्रांजेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। उससे क्या होगा, तुमको ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उससे क्या होगा, तुम जनरल एंट्री की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हो। फिर क्या आता है तुम्हारा बी। पहले बी का मतलब है बेस फॉर लेजर पोस्टिंग, दूसरे बी का मतलब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर इसके बाद हम क्या पढ़े थे, इसके बाद हम पढ़े थे डिस्काउंट क्या होता है। बेटा डिस्काउंट होता है रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन इन प्राइस कौन किसको देगा, सेलर देगा बायर को। सपोज ए है, बी है, बी गया ए के पास गुड्स परचेस करने। अपना एग्जांपल देखो, बी गया कहां पे, ए के पास गुड्स परचेस करने। ए ने बोला वैल्यू 1000 की है पर मैं तुमको 900 दे रहा हूं, तो जो 100 रुपए का जो रिडक्शन इन वैल्यू है ना, दैट इज द डिस्काउंट। अपन डिस्काउंट क्यों देते हैं, सेल्स बूस्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अर्ली पेमेंट इंकरेज करने के लिए, या फिर कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए। अभी हमारा डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है। किस चीज के लिए दिया जाता है, बल्क परचेस के लिए दिया जाता है, सेल्स प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, सेल्स के बाद दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे। अभी अपन दोनों के फीचर्स को समझते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या फीचर है कि एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल्स दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट अपन क्या करेंगे, इनवॉइस में दिखाएंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में नहीं दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जीएसटी चार्ज नहीं होता है, जीएसटी नेट अमाउंट पे चार्ज होगा। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू नेट प्राइस। जो नेट अमाउंट होगा उसमें अपन क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जीएसटी चार्ज होगा किस वैल्यू पे, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आएगी। मगर कैश डिस्काउंट के केस में जीएसटी चार्ज होता है किस वैल्यू पे, जो कैश डिस्काउंट के पहले आती है, बिफोर कैश डिस्काउंट, जैसे कि इनवॉइस वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या, अभी तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तो कोई उसका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। कैश डिस्काउंट अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कैश डिस्काउंट तुम्हारे सेलर के लिए एक्सपेंस होता है, बायर के लिए इनकम होता है। मतलब सेलर को 100 रुपए मिलने थे पर सेलर को 90 रुपए ही मिले, बाबू 10 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो 10 रुपए का डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे पीएनएल में। उसके अलावा क्या, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 100 रुपए देना था 90 ही देना पड़ा, 10 का फायदा हो गया, इनकम हो गया, रिकॉर्ड करो इसको पीएनएल में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल एंट्री। पहले ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में लिस्ट प्राइस है 1000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 200, इनवॉइस वैल्यू बना तुम्हारा 800। ये एग्जांपल आप देख रहे होंगे, कौन सा एग्जांपल, ये एग्जांपल। जनरल एंट्री क्या, इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। बायर के बुक में क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कितने से 800 रुपीज से। क्यों, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेलर की बुक में क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 800 रुपए से। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर कैश डिस्काउंट की बारी आती है। तुम्हारा क्या फाइनल इनवॉइस वैल्यू कितना हुआ, 800। इनवॉइस वैल्यू हुआ कितना, 800। सेलर ने क्या किया, बायर को कैश डिस्काउंट दे दिया ताकि सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का दे दिया कैश डिस्काउंट। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, पहले बायर की बुक में देखते हैं। बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 750 से, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिटर को, कितने से, फुल वैल्यू से। फुल वैल्यू से क्यों, क्योंकि क्रेडिटर ने मेरे को डिस्काउंट दे दिया। मैं क्रेडिटर को देना था 800 पर मैं दूंगा 750, क्योंकि क्रेडिटर ने मेरे को कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 50 रुपये मैं कहाँ डालूंगा, 50 रुपये मैं इनकम में डालूंगा, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो रेड कलर से लिखा हुआ है ये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सेलर की बुक में देखो, सेलर की बुक में क्या है, सेलर को मिलना था 800, मिलेगा 750, तो बैंक डेबिट करेंगे 750 से। डेटर्स को कितने से क्रेडिट करोगे बाबू, डेटर्स को पूरे अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, मिल गया जो मिलना था, तो क्रेडिट करेंगे 800 से। दोनों का डिफरेंस यानी कि लॉस कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपये से डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमने सीखा था क्या कि जीएसटी की अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने सीखा था जीएसटी की अकाउंटिंग होती है। जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, सबसे पहले समझो जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला दिए गए हैं, ठीक है सर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा ऐसा टैक्स जिसका बर्डन कौन बियर करेगा, एंड कंज्यूमर बियर करेगा। कौन, अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करेगा, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, ठीक है सर। प्री जीएसटी सिनेरियो क्या था, प्री जीएसटी सिनेरियो क्या था बेटा, टैक्स पे टैक्स लगता था। सर कैसे लगता था,
पीछे के वीडियोस में जाके देखो, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। टैक्स पे टैक्स लगता था जिससे गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती थी, मतलब कस्टमर को थोड़ा सा महंगा पड़ता था गुड्स। दूसरा क्या था सर, टैक्स पे टैक्स क्यों लगता था, क्योंकि एक टैक्स कौन चार्ज कर रहा है, क्योंकि टैक्स डिफरेंट अथॉरिटीज चार्ज करती थी। समझो बात को, हमारे एग्जांपल में था मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को बेचा, क्या लगाएगा एक्साइज ड्यूटी, कौन चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेडर कंज्यूमर को बेचा, क्या लगाएगा वैट, कौन चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तुमको ऐसे टैक्स का क्रेडिट क्यों देगी जो उसे मिला ही नहीं, समझे, इसलिए टैक्स पे टैक्स लग जाता था। दूसरा पोस्ट जीएसटी क्या हुआ, शुरू से लेके एंड तक, पहले स्टेज से लेके आखिरी स्टेज तक, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक एक ही टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या, एक ही टैक्स लगता है। मतलब क्या, इससे क्या हो जाएगा कि जो टैक्स पिछले स्टेज में पे किया उसका क्रेडिट आगे मिल जाएगा, तो टैक्स ऑन टैक्स हट जाएगा। कैसे हटेगा, पिछले वीडियो में जाओ, पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। टैक्स ऑन टैक्स हट जाएगा और क्या, क्रेडिट भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी सर आप ये बताइए, कि जब मेरे को पिछले टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि जिस स्टेज में जितनी वैल्यू ऐड होगी उतने पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैसे होता है, पुराना वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या, जो इनपुट टैक्स ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया था, क्या उसको यूज कर सकता है आउटपुट टैक्स पे करने के लिए? यस सर, यूज कर सकता है। अभी सर इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट, जो टैक्स पे करोगे होगा इनपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सेल, जो तुम चार्ज करोगे कस्टमर के ऊपर, वो होगा आउटपुट टैक्स। अभी मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को बेचा, इस एग्जांपल में जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट टैक्स भी होगा, आउटपुट टैक्स भी होगा। आउटपुट टैक्स किसके लिए होगा, मैन्युफैक्चरर के लिए होगा, क्यों, क्योंकि वो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। इनपुट टैक्स किसके लिए होगा, ट्रेडर के लिए होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे कर रहा है। ठीक है सर, अब अपन ट्रेडर टू कंज्यूमर देखते हैं। ट्रेडर टू कंज्यूमर में क्या इनपुट टैक्स होगा, नहीं होगा, केवल आउटपुट टैक्स होगा। किसके लिए होगा, ट्रेडर के लिए होगा। सर इनपुट टैक्स क्यों नहीं होगा, कंज्यूमर तो पे कर रहा है। बेटा कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है, गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहा है, तो जो भी टैक्स होगा उसका बर्डन कौन बियर करेगा, कंज्यूमर ही बियर करेगा। इसके अलावा क्या, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, इनपुट टैक्स को कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। फिर हमने देखा था क्या, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। मेमोरी टेक्निक क्या है, लव वर्सेस सीए नो हसल, लव वर्सेस सीए नो हसल। सर फिर से आप फिर से आपने हमारा मजाक उड़ाया, गंदी बात सर, गलत है, बहुत गलत है, सॉरी बेटा, गलती हो गई। अब अपन देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है। लव वर्सेस सीए नो हसल। लव स्टैंड फॉर लेविड, मतलब क्या, जीएसटी सप्लाई पे लेविड होता है, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। वर्सेस वी स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब क्या, हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होगी उतने पे जीएसटी लगेगा। फिर क्या, सीए स्टैंड फॉर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब क्या, तुम्हारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। नो स्टैंड्स फॉर नो टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। हसल से लेंगे एच से बनेंगे हार्मोनाइजेशन, मतलब क्या, लॉस प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस का क्या हो गया, हार्मोनाइजेशन हो गया, मतलब यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम आ गया। इसके बाद हमने सीखा था टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, लेकिन उसके पहले हम क्या सीखे थे कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, विद इन सेम स्टेट, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अलग अलग स्टेट्स पे या अलग अलग यूनियन टेरिटरी पे, या एक स्टेट पे दूसरा यूनियन टेरिटरी पे, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है। अभी सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है सर, अभी सर आप बताओ ना, टाइप ऑफ टैक्सेस तो बताओ। टाइप ऑफ टैक्सेस बताने वाले थे, आप सप्लाई बता दिए, सॉरी बेटा। आगे देखो, टाइप ऑफ टैक्सेस, टोटल 4 टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी कौन रिकवर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर पार्शियलिटी हो गई, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ। नहीं बेटा, पार्शियलिटी नहीं हुई। जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, जो जिसे कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को क्या करेगा, रीइंबर्स कर देगा। तो तुम्हारा आईजीएसटी कब लगाते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई पे, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो। सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी कब लगाते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई पे। सर इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, से महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। महाराष्ट्र में सेलर बैठा है, कर्नाटक में बायर बैठा है। कर्नाटक में गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, आईजीएसटी किसको मिलेगा, महाराष्ट्र की कर्नाटक को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जीएसटी तुम्हारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट में गुड्स और सर्विस कंज्यूम होंगे उस स्टेट को क्या मिलेगा, आईजीएसटी का शेयर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़े थे यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट जीएसटी। ठीक है सर, एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट आपने पे किया सीजीएसटी, अभी एट द टाइम ऑफ सेल आपको क्या करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, किसकी लायबिलिटी सेटिस्फाई करोगे,
समझो बात को, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टैक्स जो तुमने पे किया है उसको तुम यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए, जो टैक्स तुमको पे करना है उसके लायबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके अगेंस्ट यूज़ होगा, पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज़ होगा, सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद वो बचेगा कुछ तो आईजीएसटी में डालेंगे। एसजीएसटी के केस में पहले एसजीएसटी में डालेंगे फिर आईजीएसटी में डालेंगे, आईजीएसटी के केस में पहले आईजीएसटी में डालेंगे फिर सीजीएसटी एसजीएसटी किसी में भी डाल दो, किसी भी ऑर्डर में डाल दो, मतलब आईजीएसटी सबके साथ एडजस्ट होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सीखी थी क्या जनरल एंट्री। पर सबसे पहले सेल्स की क्या जनरल एंट्री होती है बेटा, सेल्स की जनरल एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, सेल्स अमाउंट नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी। परचेस के टाइम पे क्या एंट्री पास करेंगे अपन, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेस अकाउंट अपन करेंगे नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी से, और क्रेडिटर्स अकाउंट अपन करेंगे ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर यूटिलाइजेशन के टाइम पे अपन क्या एंट्री मारेंगे, अपन मारेंगे आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, अभी इस चीज को और डिटेल में समझना है तो हमारा मेरा जीएसटी वाला वीडियो देखो, जीएसटी वाला वीडियो देखिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं। ओके सर, इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी का क्या नेचर होगा सर, इनपुट जीएसटी क्या क्रेडिट में अवेल करूंगा तो इसका नेचर मेरा असेट हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी क्या, अपन कंज्यूमर को चार्ज करेंगे मगर पे कौन करेगा, सप्लायर करेगा। चार्ज तो कंज्यूमर से करेगा पर पे सप्लायर करेगा, तो उसको वो हमारे लिए सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है सर, फिर हम लास्ट में क्या देखे थे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एट द टाइम ऑफ अपन देख लेते हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, नेचर, रिवर्सल और यूटिलाइजेशन। इन 3 पॉइंटर्स के बेसिस पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इनपुट जीएसटी कब चार्ज होता है, एट द टाइम ऑफ परचेस, तो अपन इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि इनपुट जीएसटी का नेचर असेट का होता है। दूसरा क्या, आउटपुट जीएसटी क्या सर, एट द टाइम ऑफ सेल चार्ज होता है। आउटपुट जीएसटी अकाउंट अपन क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का होता है। रिवर्सल ऑफ जीएसटी, इनपुट जीएसटी कब रिवर्स करोगे, परचेज रिटर्न हो गया, ड्राइंग कर लिया, एम्प्लॉयज़ को दे दिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, उसके अलावा क्या लॉस हो गया, कैसे लॉस बाय फायर या चोरी हो गई। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सप्लाई है या फिर किसी ऐसे सप्लाईज का आईटीसी है, किसी ऐसे सप्लाई का इनपुट टैक्स है जो कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, इंटरमीडिएट में जीएसटी पढ़ोगे, इन डिटेल में तुम्हारे जीएसटी के प्रोफेसर तुमको बताएंगे। आउटपुट जीएसटी आप कब रिवर्स करोगे, आउटपुट जीएसटी हम रिवर्स करेंगे कब जब क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न हो रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है। फिर यूटिलाइजेशन की बात करें अपन, तो यूटिलाइजेशन क्या है कि जब अपन इनपुट टैक्स को यूज करेंगे, जब अपन इनपुट जीएसटी को यूज करेंगे किस चीज के लिए, आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम इनपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इंटायर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर का रिवीजन। मतलब उस यूनिट में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सबका A to Z कंप्लीट रिवीजन। इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने मेनली May 26 के आरटीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा क्या किया, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। अभी सर आगे से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर की 3rd यूनिट शुरू करेंगे। टिल देन बेटा, सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।